हेलो माय चैम्पियंस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों, आपका सब्जेक्ट है BHIC 133 भारत का इतिहास। इसका अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर समझेंगे, है ना। 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक इसमें आपका इतिहास बताया गया है। देखो, ये दो तारीखें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 1206 की जगह 1220 भी तो लिख सकते थे। देखो, 1206 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, यानी कि सल्तनत काल का स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। और 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब खत्म हो गया, ठीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, सल्तनत काल का फिर प्रसार हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, 100 नंबर का ये पेपर आएगा, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। और अब देखो, वीडियो को अच्छे से देख लोगे ना 2-3 बार में, तो आपके बढ़िया नंबर आने वाले हैं, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो सारे ही लिख दिया है दोस्तों। और आप बताना मुझे कैसा वीडियो सोल्यूशन लगा आपको, है ना। 3 घंटे का ये पेपर होता है। देखो, पहला सवाल, मुगलों के राजस्व प्रशासन को बताइए। राजस्व मतलब, देखो, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए दोस्तों पैसा तो चाहिए होता है ना। राजा को पैसा चाहिए भाई। दरबार के अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको भी पैसा देना है ना। अपने रिश्तेदारी नातेदारों उन पर भी खर्च करना है, सैनिकों पर भी खर्च करना है ना। हथियार भी खरीदने हैं, सिंचाई व्यवस्था भी बढ़िया बनानी है। तो एक राजा को पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें पड़ती है ना, वैसे ही। तो ऐसा प्रशासन जिसके माध्यम से जितने भी कर थे, टैक्स थे, उनको वसूला जाता था, उनको प्रबंध किया जाता था, तो ऐसा प्रशासन राजस्व प्रशासन कहलाता है। तो मुगलों के टाइम पर दोस्तों, मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी, जिसका मुख्य आधार भू राजस्व यानी कि उसको माल कहा करते थे, यानी कि फसलों से जो भी पैदावार होती थी, जो भी टैक्स लिया जाता था, है ना, उससे वो राज्य चलता था। समझ में आ गया। जैसे कि टैक्स तो और भी लगाते थे, है ना। टैक्स तो और भी लगा, जैसे कि व्यापारियों पे कर, है ना, और अन्य लोगों पर कर, चराई कर भी होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैसा आता था मुगलों के पास में, वो इस भू राजस्व के कारण आता था। देखो, भू राजस्व को माल या मालवाजी भी कहा करते थे, जो उत्पादन का लगभग 1/3 होता था। यानी कि आपके पास में 30 किलो गेहूं अगर हो रहे हैं खेत में, तो आपको 10 किलो राज्य को देना पड़ेगा। और इसे अक्सर नकदी में वसूला जाता था, यानी कि पैसे लेते थे मुगलों के अधिकारी टैक्स के रूप में। और दूर दराज के जो इलाके थे, वहाँ पर अनाज ले लिया जाता था, ठीक है। आगे चलते भाई। भू राजस्व, जिसको अपन माल या माल वाजिब कह रहे हैं, यह उत्पादन पर आधारित एक टैक्स था। ये भूमि पर नहीं लगता था और राज्य के हिस्से के रूप में लिया जाता था। यानी कि देखो, आपके पास में ज़मीन कितनी है, जैसे कि 100 बीघा ज़मीन है, तो उसके हिसाब से ये भू राजस्व नहीं लिया जाता था। 100 बीघा पर आप कितना जो पैदावार है वो कर रहे हैं, चावल गेहूं जो जो भी उगा रहे हैं, उत्पादन पे आधारित है। ध्यान दो, उत्पादन पे आधारित भू राजस्व है। इसकी वसूली मुख्य नकदी रूप में की जाती थी, लेकिन कई क्षेत्रों में अनाज के रूप में भी की जाती थी, जिसको गल्ला भी कहते हैं। जब्ती प्रणाली क्या थी, जब्ती प्रणाली 10 नंबर का सवाल आ सकता है। इसको दसाला प्रणाली भी कहते हैं। 1580 ईस्वी में राजा टोडरमल द्वारा लागू की गई। यह अकबर के समय एक प्रमुख प्रणाली थी। मैं आपको बता देता हूँ, जब्ती प्रणाली में मतलब एक किसान ने पिछले 10 सालों में कितना अनाज है वो पैदा किया है, उसका औसत निकाला जाता था। और फिर टैक्स डिसाइड किया जाता था कि भाई हर साल है, जैसे कि कोई किसान 500 किलो अनाज तो उगा ही लेता है, ठीक है, तो उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता था। और भूमि का वर्गीकरण, यानी कि ज़मीनों को उनकी फर्टिलिटी, कोई ज़मीन बंजर होती थी, कुछ भी नहीं उगता था उस पर, मतलब बहुत कम टैक्स लगता था। कई ज़मीन पोलाज होती थी, परौती और चाचर या छाचर भी कहते हैं। ये भूमि को बांटा जाता था, यानी कि उनकी उर्वरता कैसी है इसके आधार पर। अब उपजाऊ ज़मीनों पर ज़्यादा कर लेगा राजा, सीधी सी बात है। देखो, भूमि का सर्वेक्षण बीघा इकाई में किया जाता था, यानी कि जो सर्वे होता था ज़मीनों का, वो बीघा में किया जाता था। कुछ अन्य भी कर थे, जैसे कि किसानों को लगान के अलावा कई अन्य कर देने पड़ते थे, जैसे कि पशुओं, चारागाहों जहाँ पे उनके जानवर चरते थे, और बागों पे कर। और जबीताना क्या होता था दोस्तों, जैसे कि आपकी ज़मीन कोई मापने आया तो एक प्रकार का पैमाइश कर होता था, पैमाइश कर, जिसको प्रति बीघा के हिसाब से वसूला जाता था। इसके अलावा दहसेरी कर, चल्ला बख्श कर, फसल का एक हिस्सा, और चुंगी यानी कि टोल टैक्स जिसे कहते हैं आप, सूमा शुल्क और जजिया कर जैसे भी टैक्स लगाए जाते थे, और जनता से राजस्व वसूला जाता था। देखो, जजिया कर क्या था, जो गैर मुसलमान थे, यानी कि जो मुसलमान नहीं होते थे, ठीक है, जैसे कि हिंदू, उन पे जजिया कर
लगाया गया था, और विशेष रूप में औरंगजेब के टाइम पर तो लगाया गया था। अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, ठीक है, क्योंकि अकबर है वो सहिष्णु था, दूसरे धर्मों का सम्मान करता था, है ना, इतना कट्टर व्यक्ति नहीं था अकबर। आगे चलते हैं राजस्व अधिकारी। देखो ये जो टैक्स वसूलने का जो काम है ये राजस्व अधिकारियों के माध्यम से करेंगे मुगल। जैसे कि दीवान, ये वित्तीय मामलों का मुख्य मंत्री होता था, और प्रांतीय दीवान वित्तीय कार्यों को संभालते थे। आमिल कौन होता था? जिले में कर वसूलने वाला अधिकारी होता था, और रिकॉर्ड रखने के लिए एक जिम्मेदार ये व्यक्ति होता था। पटवारी, दोस्तों पटवारी क्या काम करता था? किसानों से कर वसूलने और रिकॉर्ड रखता था ज़मीनों का, ठीक है, जिसे लेखपाल भी कहते हैं आज के टाइम पे। पटवारी का काम ज़मीनों का हिसाब किताब रखना। फौजदार कौन होते थे? जैसे कि कानून व्यवस्था और कर वसूली, यानी कि मुगलों के अधिकारी अगर टैक्स वसूलने के लिए जाए तो कोई बकवास ना करे, ठीक है, तो ये फौजदार है वहाँ पे खड़े होते थे। भूमि के प्रकार देख लो, खालिसा भूमि। खालिसा भूमि क्या होती थी? राजा के सीधे कंट्रोल में होती थी, और वहाँ पर उगने वाला जितना भी अनाज है वो उसका सारा पैसा राजा को सीधा मिला करता था। ध्यान दो भाई, खालिसा भूमि शाही नियंत्रण वाली भूमि थी, जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में यानी कि राजा के पास जाता था। जागीर भूमि क्या होती थी? मनसबदारों को वेतन के बदले दी जाती थी। मनसबदार कौन होते थे? जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, ये मनसबदार कहलाते थे, और इनको सैलरी न दे करके ज़मीन दे दी जाती थी, और ये ज़मीन जागीर कहलाती थी। मदद ए माश या वक्फ, देखो जितने भी उलेमा थे, है ना, मुफ्ती थे, काजी थे, इनको, ये धार्मिक व्यक्ति जो होते थे ना, इनको मतलब ज़मीन दे दी जाती थी कि भाई इस्लाम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अकबर के समय जजिया कर भी गैर मुसलमानों पे हटा दिया गया था, तथा प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को करों से राहत दी जाती थी, है ना। तो अंग्रेज़ों से तो अच्छे थे ही मुगल, क्योंकि अंग्रेज है वो प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर भूकंप कुछ भी आया, उस समय भी टैक्स लेते थे अंग्रेज। आगे चलते भाई, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था को बताए। दिल्ली सल्तनत के अधीन, पहला सवाल याद हो गया, मुगलों के टाइम पर राजस्व प्रशासन था, पहला सवाल। दूसरा सवाल है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था। देखो मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके पढ़ना है और ईयरफोन लगा के सुनना है। तो सही लग रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? इसी वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो और ज़्यादा रट जाएंगी चीज़ें। दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में होती है, और पहला वंश गुलाम वंश होता है, ठीक है। फिर खिलजी वंश आया इसके बाद में, है ना, ऐसे याद रखना है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, यानी कि राजा के पास में, सुल्तान के पास में सबसे ज़्यादा अधिकार होते थे, जिसका मुखिया सुल्तान होता था, जो सर्वोच्च राजनीतिक, सैन्य और न्यायिक अधिकारी था। यानी कि अंतिम जो आदेश होगा, चाहे वो राजनीति से संबंध हो, या वो सैनिकों से संबंध रखता हो, या फिर न्यायिक संबंध हो, है ना, वो निर्णय कौन सुनाएगा? राजा सुनाएगा। देखो केंद्रीय प्रशासन, देखो भाई सुल्तान, ऐसा भी आ सकता है कि भाई दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन बताओ, या दिल्ली सुल्तानों के अधीन केंद्रीय प्रशासन बताओ, तो सिर्फ केंद्रीय प्रशासन लिखना, प्रांतीय मत लिखना, प्रांतीय और स्थानीय को गायब कर देना। देखो केंद्रीय प्रशासन क्या था? जो सुल्तान होता था वो सर्वोच्च शासक होता था, यानी कि उसके पास में ताकत काफ़ी ज़्यादा होती थी, सभी शक्तियों का केंद्र होता था, सेनापति और अंतिम न्यायाधीश होता था। ये सेनाओं का सेनापति होता था सुल्तान। मंत्रिपरिषद इससे सुल्तान की मदद करती थी, और इसमें काफ़ी सारे मंत्री होते थे। वजीर महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करता था, वजीर, और वित्त और सभी विभागों का प्रमुख होता था वजीर। सुल्तान का एक मुख्य सलाहकार भी होता था। दीवान ए विजारत, वित्त विभाग, वजीर इसका प्रमुख होता था। देखो दीवान ए विजारत क्या था? एक डिपार्टमेंट था भाई, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? वित्त विभाग, वित्त विभाग। और इसका जो प्रमुख होता था वो वजीर होता था, जो राजस्व और व्यय का रिकॉर्ड रखता था, यानी कि राजा कितना जो पैसा है वो शाही खजाने से अलग अलग परियोजनाओं में बांट रहा है। दीवान ए अर्ज, भाई ये सैन्य विभाग था। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग में था, और सुल्तान बलबन के द्वारा दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका काम था सैनिकों की भर्ती और वेतन का ध्यान रखना। दीवान ए इंसा, शाही फरमानों, यानी कि राजा के जो आदेश होते थे, और पत्राचार का विभाग था ना, लेटर आते थे दीवान ए इंसा डिपार्टमेंट में। दीवान ए रिसालत, तो सल्तनत काल में विदेशी विभाग और धार्मिक मामलों को देखता था, जैसे कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो बाहर के मामलों को देखता ना। और ऐसे ही काजी उल कजात, ये मुख्य न्यायाधीश होता था, न्यायपालिका का प्रमुख कहलाता था, जो कि काजियों की नियुक्ति करता था। देखो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वैसे ही सल्तनत काल में काजी उल
कजात होता था, जो कि छोटे छोटे न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता था। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन देखो भाई, एकता प्रणाली 10 नंबर में अलग से भी पूछा जा चुका है। एकता प्रणाली क्या होती थी? सल्तनत काल में साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों में बांटा गया, जिसको एकता भी कहते हैं, जो वेतन के बदले सैन्य अधिकारियों इक्तादारों को दिए जाते थे, है ना। तो जितने भी बड़े बड़े सैनिक अधिकारी होते थे उनको ज़मीन दे दी, उसी को एकता कहते हैं, और एकता जिसको मिली उसको इक्तादार कहते हैं। देखो, इक्तादार अपने एकता से राजस्व वसूलते, यानी कि इक्तादार को जो ज़मीन मिली है, जो एकता मिली है, उस पर वो खेती वगैरह करवाते थे, वहाँ से राजस्व वसूलते थे किसानों से, और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, और सुल्तान को विषम परिस्थितियों में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सैनिक सहायता प्रदान करते थे। परगना, प्रत्येक प्रांत को परगना जिलों में बांटा गया था, जिसे सिख अधिकारी और अन्य अधिकारी संभालते थे। तो परगना को कौन संभालता था? सिख नामक प्रशासनिक अधिकारी। गांव सबसे छोटी इकाई थी जहां पर स्थानीय अधिकारी और जमींदार कार्य करते थे। सैन्य व्यवस्था देखो भाई, सुल्तानत काल की सुल्तान के पास में एक बड़ी स्थायी सेना होती थी, और घोड़ों को दागने, निशान लगाने, यानी कि जो युद्ध के लायक जो मजबूत घोड़े होते थे उन पर निशान लगाए जाते थे, और सैनिकों का विस्तृत रिकॉर्ड या चेहरा प्रथा भी इसको बोलते हैं, है ना। सैनिकों का बड़ा बड़ा विस्तृत रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था भी थी ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। न्याय व्यवस्था देख लो भाई, सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था, सुल्तान है वो सबसे बड़ा न्यायाधीश था। इसके अलावा दोस्तों काजी उल कजात अभी बताया, ये मुख्य न्यायाधीश होता था, जो कि निचली अदालतों, काजियों के फैसले को भी सुनता था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर जिला अदालतें हैं हमारी, है ना, वैसे ही था। तो काजी, हर कस्बे में काजी होते थे जो धार्मिक और दीवानी मामलों पर निर्णय देते थे। दीवानी मामले मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित विवाद, जमीनों से संबंधित विवादों को कौन देखता था? काजी देखता था। राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था, जिसे इक्तादारों द्वारा वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त धन फवाजिल केंद्र को भेजता था। खालिसा भूमि क्या होती थी? सुल्तान के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि थी, और प्रशासनिक भाषा फारसी होती थी सल्तनत काल में। तो दोस्तों 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए 20-20 नंबर के। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता बताइए। जो मुगलों के टाइम पर बड़ी बड़ी जो इस मॉन्यूमेंट्स, स्मारक बने हैं, आर्किटेक्चर बना है, ठीक है, वो आपको बताना उसकी विशेषताएं क्या थी, मतलब किस तरह के पत्थर ये यूज करते थे। तो सबसे पहले तो आप मुझे फ़ोटो को देख के बताओ कमेंट में कि ये कौन सा स्मारक है, ये कौन सा स्मारक है, कहाँ पर स्थित है भाई, ये कमेंट करके बताओ। तो मुगल वास्तुकला भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का शानदार मिश्रण है। तो जब मुगल भारत में आए ना, तो भारत की जो मतलब बिल्डिंग बनाने की जो तकनीक है वो भी सीखी, और फारस यानी कि ईरान के अंदर जिस तरह से इमारतें बनती थी वहाँ की भी कुछ विशेषताएं आई, वहाँ से कुछ नक्काशी वगैरह आई, है ना। इस्लामी शैलियों का, यानी कि जो अरब के देश थे, जो सऊदी अरब हो गए, है ना, और मध्य एशिया हो गए, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान, इन सब की शैलियों का मिश्रण है ये मुगल वास्तुकला। इसकी प्रमुख विशेषता देखो, यह भारतीय, ईरानी और तुर्की स्थापत्य शैलियों का अनूठा संगम है, जो हुमायूं के मकबरे और ताजमहल जैसी इमारतों में स्पष्ट दिखता है। क्या क्या इस्तेमाल किया गया दोस्तों? लाल बलुआ पत्थर, तो अकबर के समय से प्रमुखता से उपयोग किया गया लाल बलुआ पत्थर, जैसे कि आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग शाहजहाँ ने किया ही है दोस्तों, अपनी मुमताज़ महल की याद में बनाया था। इसके अलावा दोस्तों इत्मादुद्दौला के मकबरे में शुद्ध संगमरमर का प्रयोग किया गया, ये राजस्थान के मकराना वगैरह से आया करता था, मकराना जगह है नागौर के अंदर। आगे चलते हैं, वास्तुशिल्प तत्व है। तो दोस्तों मुगल काल में जितनी भी संरचनाएं बनी वो बड़ी प्याज के आकार की गुंबदें, जो अक्सर छोटे गुंबदों से घिरी होती थी, एक विशिष्ट पहचान थी। और इमारतों के कोनों पर पतली मीनारें जो कि समरूपता प्रदान करती है, जैसे कि ताजमहल के अंदर देखते हैं ना, इमारतों के कोनों पर जो मीनारें होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, वो एक विशिष्ट वास्तुशिल्प तत्व है। और मेहराब और द्वार, दोस्तों मेहराब क्या होता है? जैसे कि आप पुराने जो गेट देखते हैं, ठीक है, उन पर जो अर्धचंद्राकार यानी कि अर्धचंद्राकार जो आकृति होती है उसी को मेहराब कहते हैं। तो भव्य धनुषाकार प्रवेश द्वार और मेहराबों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा। छत पर छोटी छतरियों का सजावटी उपयोग शामिल था। सजावटी और अलंकरण, देखो सजावट का काम, पच्चीकारी मतलब एक प्रकार की ये तकनीक है जिसको पिट्रा ड्यूरा भी कहते हैं। पच्चीकारी को कीमती पत्थरों को, क्या थी ये? कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ने की कला, जो बेहद विस्तृत होती है, यानी कि पत्थर के अंदर छोटे छोटे मोती लगा देना रंग बिरंगे, पच्चीकारी तकनीक कहलाती है भाई, पच्चीकारी तकनीक। आगे है जाली, तो दीवारों में नक्काशीदार जालीदार स्क्रीन जो रोशनी और हवा के जरिए होती है, जैसे कि झरोके, है ना,
ये सब आप लिख सकते हो। इसके अलावा सुलेख यानी कि कैलीग्राफी, कुरान की जो आयतें हैं, बड़ी बड़ी जो आयतें हैं वो बड़ी सुंदर लिखावट के साथ में लिखी गई और जो जो इस्लामी विशेषताओं को बताती हैं। समरूपता और ज्यामिति, इमारतों की योजना ज्यामिति डिज़ाइन पर आधारित होती थी जिसमें संतुलन और समरूपता पर बहुत जोर दिया जाता, जैसे कि ताजमहल की पूर्ण समरूपता में देखा गया। चार बाग शैली के उद्यान भाई, मुगल इमारतों के पास आसपास 4 हिस्सों में बटे हुए बगीचे जिन्हें पानी की धाराओं या पैदल मार्गों से विभाजित किया जाता था, शांति और सौहार्द प्रदान करते हैं। जैसे कि हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के आसपास दोस्तों आपको पानी के तालाब छोटे छोटे मिलेंगे, नालियाँ मिलेंगी, वो 4 बाग शैली कहलाती है। कोई भी स्मारक बना दिया, बिल्डिंग बना दी, उसके बीचों बीच अगर है ना पानी का तालाब बना दिया कुछ ऐसा, वो 4 बाग शैली कहलाती है। संरचनात्मक तत्व भी थे, जैसे कि क्षेत्र निर्माण पर ज़्यादा जोर दिया गया, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग ना बनाकर एकदम सीधी हॉरिजॉन्टल एक सीधी रेखा के अंदर बिल्डिंगें बनाएगी, स्तंभों यानी कि जितने पोल्स वगैरह होते हैं, और दीवारों पर नक्काशी और बड़े हॉल जैसे कि दीवान ए आम और दीवान ए खास, यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो हॉल बरामदे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आगे चलते हैं भाई, मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंधों पे प्रकाश डाले, 20 नंबर का सवाल, ठीक है। तो इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। बाबर और राजपूत के जो संबंध है वो कैसे रहे हैं। देखो बाबर को तो टाइम ही नहीं मिला क्योंकि 1530 में तो ये मर गया था, 1526 और 1530 के दौरान शासन किया था। बाबर को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजपूतों विशेषकर मेवाड़ के राणा सांगा और मेदिनी राय जैसे शासकों से लड़ना पड़ा। खानवा का युद्ध भी हुआ था, जानते हैं दोस्तों, बहुत फेमस युद्ध 1527 ईस्वी में, जहां पर बाबर की सेना ने राणा सांगा की जो सेना थी है ना, राणा सांगा राजपूत था, उसकी सेना को हरा दिया था। तो इस जीत ने भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी, लेकिन राजपूतों के साथ दुश्मनी हो गई मुगलों की। देखो बाबर ने है ना सीमित नीति अपनाई थी राजपूतों के खिलाफ। तो बाबर ने कोई स्थायी राजपूत नीति नहीं बनाई, लेकिन उसने राजपूतों को स्थायी शत्रु भी नहीं माना। उसने कुछ राजपूतों को सेना में शामिल किया और हुमायूं की शादी एक राजपूत राजकुमारी से करवाई थी भाई, ठीक है। तो वैवाहिक संबंध भी स्थापित करवाए जिससे कि शांति और सौहार्द बने। देखो हुमायूं और राजपूत, इसका जो भारत में शासनकाल 2 भागों में बांटते हैं। एक तो 1530 से 1540 के बीच में किया था शासन, और 1555 से 1556 के बीच में शासन इसने किया था, है ना। तो बीच में कहाँ गायब रहा था, ये अफगानिस्तान की तरफ चला गया था, है ना, क्योंकि शेर शाह सूरी उसने भारत में अफगानिस्तान जो अफगानी सत्ता है उसकी स्थापना कर दी थी। तो हुमायूं के शासनकाल में भी मुगलों और राजपूतों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे, लेकिन अपनी अस्थिर स्थिति के कारण उसे कुछ राजपूत शासकों के साथ गठबंधन करने और अभियान चलाने पड़े। हुमायूं को शेर शाह सूरी जैसे अफगानों से भी लड़ना पड़ा, जिससे उसे राजपूतों के साथ पूर्ण सहयोग या पूर्ण शत्रुता की नीति अपनाने का समय ही नहीं मिला। हुमायूं को बिल्कुल भी समय नहीं मिला, थोड़ा बहुत गठबंधन किया होगा, ठीक है, लेकिन समय नहीं मिला राजपूतों के साथ में संबंध निभाने का ही। अकबर के साथ राजपूतों के संबंध, देखो इसमें तो काफ़ी सारा कंटेंट लिख सकते हो, क्योंकि अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी जिसका नाम था हरकाबाई या फिर मरियम उज जमानी भी कहते हैं, उससे शादी की थी। हरकाबाई किसकी बेटी थी? राजा भारमल की बेटी हरकाबाई से शादी की थी अकबर ने। तो दोनों पक्षों के बीच मधुर संबंध बने और राजपूतों को मुगल दरबार में सम्मान हासिल हुआ। उसने अकबर ने राजपूत सरदारों जैसे राजा मान सिंह और भगवान दास को सेना और प्रशासन में उच्च पद दिए, जिसको मनसब कहते हैं अपन, है ना। देखो जितना जिसका मनसब होगा, जैसे कि आपका 5000 है, मेरा 7000, तो मेरे को दरबार में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरे साथ में घुड़सवारों की सेना भी ज़्यादा होगी, सैनिकों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तब ऐसे नहीं है, कांस्टेबल फिर ऐसा ही बनता है ना। और फिर आपको पता ही है IPS अधिकारी होता है। ऐसे जो रैंक होती है ना वो मनसब कहलाती हैं, जिससे भी मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए। यानी कि दोस्तों राजपूतों को नौकरियां दी प्रशासन में और सेना में अकबर ने राजपूतों की धार्मिक स्वतंत्रता का भी सम्मान किया। यानी कि ये जो राजपूत हिंदू, ठीक है, ये मुगलों के टाइम पर अपने रीति रिवाज त्यौहार आराम से खुशी खुशी मना लेते थे। जजिया कर भी हटा दिया, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे उन पर टैक्स लगाते थे मुगल, ठीक है, वो भी हटा दिया जजिया कर, और उन्हें अपने त्यौहार मनाने की अनुमति दी, जिससे उनकी निष्ठा बढ़ी, यानी कि लॉयल्टी बढ़ती है, लॉयल रहते हैं राजपूत अकबर के साथ में। जो राजपूत शासक उसकी संप्रभुता स्वीकार कर लेते थे, उनके आंतरिक मामलों में अकबर दखल नहीं देता था। यानी कि ऐसे राजपूत जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, है ना, तो उनके प्रशासन में अकबर है वो इंटरफेयर नहीं करता था, स्वतंत्र रूप से अपने सत्ता चलाते थे। राजपूतों के सहयोग से अकबर ने अपने साम्राज्य भारत के दूर दूर तक विस्तार किया, लेकिन जिन्होंने विरोध किया, जैसे कि महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? कमेंट करो। उनसे भी युद्ध किए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। जहांगीर और राजपूत, दोस्तों जहांगीर ने अकबर की राजपूत मैत्रीपूर्ण नीति को आगे बढ़ाया।
चूंकि वह स्वयं भी एक राजपूत राजकुमारी यानी कि हरखा बाई का बेटा था, उसका दृष्टिकोण उदार और समावेशी था, यानी कि सभी धर्मों को वो भी मान सम्मान ही देता था, है ना। उसने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जिसमें आमेर और मारवाड़ की राजकुमारी शामिल थी। भाई आमेर की राजकुमारी कौन थी? भगवंत दास की बेटी मानबाई, और मारवाड़ यानी कि जो जोधपुर है राजस्थान का, वहाँ के जो राजा थे राजा उदय सिंह, उनकी बेटी जगत गोसाई से शादी की थी। किसने? जहांगीर ने। तो रिश्ते मजबूत हुए। जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि मेवाड़ के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाना था। मेवाड़ जहाँ पे चित्तौड़गढ़ है ना, और यहाँ पे दोस्तों महाराणा प्रताप का जो नाम है वो लिया जाता है मेवाड़ के अंदर, तो मेवाड़ से थोड़ा दुश्मनी था। तो इस विवाद को थोड़ा सुलझाया जहांगीर ने। उसके बेटे खुर्रम, जिसको शाहजहाँ भी कहते हैं, के अभियानों के बाद में 1615 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। राणा अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली 1615 में, जिससे शांति स्थापित हुई। मेवाड़ के साथ विवाद संबंध बने। राजपूत शासकों और सरदारों को मुगल प्रशासन और सेना में उच्च पद प्रदान किए गए। शाहजहाँ का पढ़ लेते हैं भाई। शाहजहाँ का 1628 से 1658 के बीच में शासनकाल रहा, 30 साल तक। मतलब राजपूतों के साथ में भी संबंध अच्छे ही निभाए। अकबर और जहांगीर की तरह शाहजहाँ ने भी राजपूतों के साथ में मुगल साम्राज्य को मतलब ऊंचाइयों पे ले गए, अच्छे संबंध रखे। जयसिंह और जसवंत सिंह जैसे राजपूत सरदारों को उच्च मनसब 7000 तक, मतलब एक प्रकार की रैंक होती है ना, उच्च मनसब था भाई जयसिंह और जसवंत सिंह जैसे राजपूतों का। और दक्कन व गुजरात के सूबेदार जैसे महत्वपूर्ण पद सौंपे गए। दक्कन एक क्षेत्र है, ठीक है, जो कि आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र इनमें फैला हुआ है। सफलता देखो, मेवाड़ के राणा जगत सिंह और राणा राज सिंह ने अच्छे संबंध बनाए शाहजहाँ से, और राजपूत शासक शाहजहाँ के प्रति लॉयल रहे, वफादार रहे, विद्रोह नहीं किया। औरंगजेब के टाइम पर दोस्तों खराब हो गए संबंध, क्योंकि औरंगजेब एक तो धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था। इस्लाम को वो बहुत क्रूरता से, आक्रामकता के साथ में फैलाना चाहता था। औरंगजेब राजपूतों की शक्ति और दारा शिकोह के प्रति उनके समर्थन से सशंकित था। दारा शिकोह के लिए मन में डाउट रहता था औरंगजेब के कि ये भी राजपूतों से मिल जाएगा, और राजपूत अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, तो डाउटफुल रहता था औरंगजेब। और वह पूरी तरह से मुगल नियंत्रण में लाना चाहता था इन राजपूतों को। उसकी कट्टर धार्मिक नीति, जैसे कि जजिया कर लगा दिया था सारे मतलब गैर मुसलमानों पे, और साम्राज्यवादी योजनाओं ने, यानी कि वो दक्कन को भी जीतना चाहता था, ठीक है, दक्कन और सुदूर दक्षिण तक जीतना चाहता था, और राजपूतों को भी जीतना चाहता था। इसलिए नाराज़ हो गए राजपूत। तो ये भी कारण रहा है मुगलों के पतन का। भाई 20 नंबर का सवाल आ सकता, मुगलों का पतन क्यों हुआ, तो उसमें लिख सकते हो आप कि वो औरंगजेब जो था वो एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, विस्तारवादी नीति थी, है ना। राजपूतों के साथ संबंध बिगाड़ लिए, इसलिए पतन हो गया भाई मुगलों का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, मुगलों के चित्रकला के विकास के बारे में बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, 20 नंबर का है, 10 नंबर का तो मुझे लग रहा है कि भाई आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको याद करते हैं क्योंकि मैंने 20 नंबर के हिसाब से लिखा है ना। देखो बाबर के समय पढ़ लेते भाई, 1526-30 के बीच में कार्यकाल रहा। मैंने बताया था कि बाबर को तो टाइम ही नहीं मिला भारत पर अच्छे से शासन करने के लिए, तो शासनकाल बहुत कम था, इसलिए उसके समय चित्रकला का, पेंटिंग का कोई खास विकास नहीं हुआ। लेकिन बाबर अपने साथ मध्य एशिया से बिहजाद नामक एक चित्रकार लेके आया था, लेकिन वो भी बहुत कम चित्रकला है, वो चित्र है वो बना पाया। आगे चलते हैं हुमायूं का समय। हुमायूं ने निर्वासन के दौरान, यानी कि दोस्तों 1540 और 1555 के बीच में गायब रहा था, अफगानिस्तान में ही रहा था वो, ठीक है। तो वो निर्वासन का काल कहलाता हुमायूं का। उसके दौरान वो फारस में रहते हुए चित्रकला में रुचि दिखाई। हुमायूं है ना, पेंटिंग में शौक रखता था, इंटरेस्ट था उसका हुमायूं का। और 2 महान फारसी चित्रकारों मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद को संरक्षण दिया अपने दरबार में। जब हुमायूं भारत लौटा तो ये दोनों कलाकार भी उसके साथ आ गए। कौन कौन? एक तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद, ये दोनों पेंटर थे, हुमायूं के साथ में भारत आ गए। इनके प्रभाव से मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। हुमायूं के समय में तूतीनामा, जिसको अपन तोते की कहानियाँ भी कहते हैं, और राजकुमारी जैसे शुरुआती मुगल लघु चित्रों का निर्माण हुआ, जो कि फारसी शैली के थे। यानी कि ईरान के अंदर जो चित्र बनाए जाते थे वैसे ही तूतीनामा और राजकुमारी ग्रंथों में भी बनाए गए। आगे चलते, अकबर के समय मुगल चित्रकला भाई विकास का टाइम कह सकते हो, है ना, चरम का टाइम भी कह सकते हो, पीक टाइम था ये पेंटिंग का मुगलों के टाइम। तो अकबर कला का महान संरक्षक था। उसने एक बड़ी चित्रशाला की भी स्थापना की, जहाँ पर 100 से अधिक चित्रकार काम करते थे। फारसी, भारतीय और यूरोपीय कला का मिश्रण किया और एक समृद्ध शैली का जन्म हुआ, जिसमें ऐसी पेंटिंग बनी जिसमें ईरान की कुछ विशेषताएं थी, कुछ इंडिया की कुछ विशेषताएं, कुछ यूरोप की पेंटिंग की कुछ विशेषताएं शामिल थी। तो समृद्ध शैली थी, मिश्रित शैली थी। तूतीनामा, तोते की कहानियाँ नामक एक प्रोजेक्ट अकबर ने शुरुआत करी,
तोते की कहानी है भाई, जिसमें 250 लघु चित्र थे। हमजबनामा, हमजानामा, अमीर हमजा की कहानी पर आधारित ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें 1400 से बड़े लघु चित्र शामिल थे। रज़मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद था, जिसे मुगल चित्रकला का मील का पत्थर माना गया। प्रमुख चित्रकार अकबर के टाइम पे भाई देख लो, दसवंत था, अकबर का पसंदीदा कलाकार था। तूतीनामा और खानदान तैमूरिया के लिए प्रसिद्ध था। तूतीनामे में बहुत सारे चित्र हैं, वो बनाए हैं किसने? पेंटर दसवंत ने। अकबर के टाइम पर भाई दसवंत काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा मीर सैयद अली और अबू समद ये फारसी कलाकार थे, ठीक है, अकबर के टाइम पे। और दोस्तों पुर्तगाली पादरी भी भारत में आ गए थे। वो अपने साथ में यूरोपीय पेंटिंग लेके आए, जिससे कि अब वो भारत में जितने भी चित्र पेंटिंग जितनी बनाएगी उसमें गहराई नज़र आई और दूरी का बोध भी हुआ। जैसे कि पेड़ दूर है, समुद्र दूर है, ये पक्षी बहुत दूर बैठा हुआ है, तो दूरी का बोध हुआ, क्योंकि यूरोपीय पेंटिंग्स में ऐसा दिखाया जाता था। और थीम से वो बदलती है। महाकाव्य कथाएँ यानी कि जो रामायण महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो भी दिखाई गई। दरबारी जीवन, पशु पक्षी, प्रकृति और व्यक्ति चित्र यानी कि पोर्ट्रेट्स यानी कि इंसानों के जो चित्र हैं वो भी बनाए गए। समृद्ध और जीवंत रंग जैसे कि नीला, लाल, पीला, हरा और सुनहरे रंग का भरपूर उपयोग किया गया। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकला, जिसको मोरल पेंटिंग भी कहते हैं, यानी कि दीवारों पर चित्रकला बनाने का विकास हुआ था अकबर के टाइम पे। जहांगीर का टाइम पढ़ लेते भाई। जहांगीर ने भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया पेंटिंग को, इंटरेस्ट रखता था। ये देखो पशु पक्षी फूल है ना, ऐसे चित्र बनाए गए जहांगीर के समय में। और पोर्ट्रेट यानी कि किसी भी इंसान का, व्यक्ति का चित्र बनाया गया। और जीवन चित्रण यानी कि जहांगीरनामा में अलग अलग चित्र बनाए गए। उसके दरबार में कौन कौन बैठा रहता था, है ना, जब वो शाही जुलूस लेके निकलता था जहांगीर, तो उसका जुलूस कैसा दिखता था, वो जहांगीरनामा नामक ग्रंथ में सारे चित्रों के माध्यम से देख सकते हो आप। सूक्ष्म रंगों का प्रयोग किया गया। नाजुक ब्रशवर्क फारसी प्रभाव से मुक्ति अम्मली भारतीय पद्धति का विकास हुआ। छोटे आकार के चित्र बनाए गए, जैसे कि पगड़ी पर लगाने लायक, है ना, पगड़ी है वो भी बनाई जाने लगी। प्रमुख कलाकार जहांगीर के टाइम पर उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ था भाई, है ना, बढ़िया बढ़िया पक्षियाँ बनाता था। अबुल हसन ये पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र बनाया करता था। और इस काल के विशेष एल्बम बनाए जाने लगे और अलंकृत हास्य यानी कि बॉर्डर का विकास हुआ। शाहजहाँ का काल देखो भाई, दरबारी दर से, दरबार के अंदर जो सीन चलता था, संगीत समारोह, बागों के दर से प्रेमियों के चित्र, और जहांगीर की परंपरा जारी रखी इसने। यानी कि दोस्तों जहांगीर की परंपरा क्या थी? एल्बम चला और बॉर्डर बनाए जाने लगे, है ना। नाजुक ब्रश वर्क का जो प्रयोग है वो शाहजहाँ के टाइम पर भी हुआ, लेकिन चमकदार रंगों और सोने चांदी का भरपूर प्रयोग किया गया। यूरोपीय प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। गोवर्धन और विचित्र जैसे कलाकार हैं, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग बनाई उन लोगों ने। गोवर्धन और विचित्र कला से ज़्यादा वास्तुकला में रुचि बढ़ी फिर शाहजहाँ की। औरंगजेब का काल देखो, औरंगजेब ने तो तहस नहस कर दिया पेंटिंग को। 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल रहा है। औरंगजेब कला का विरोधी था, ठीक है, वो मानता था कि भाई इस्लाम में है ना कला का, चित्रकला का कोई स्थान नहीं है। तो इसने अपने दरबार में जितने भी मतलब ये पेंटर थे इनको निकाल दिया। जितने भी लोग थे पेंटर थे वो फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में चले गए। और जहाँ पे दोस्तों इन्होंने पहाड़ी चित्रकला का विकास किया इन्हीं चित्रकारों ने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। मुगलों के पतन के कारण और अथवा उनके मुगलों का जो पतन हुआ इसको समझाने के लिए दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, ऐसा सवाल आ सकता है। ध्यान दो भाई, मुगलों के पतन का कारण पूछे या फिर आपको ऐसा पूछ ले कि मुगलों का जो पतन हुआ उसके दृष्टिकोणों को बताइए, यानी कि किस तरह से आप समझा सकते हैं। दृष्टिकोण यानी कि नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो पहला है मुगल केंद्रित दृष्टिकोण, मुगल केंद्रित दृष्टिकोण या फिर साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। देखो इसके अनुसार यहाँ औरंगजेब के बाद में जितने भी राजा हुए मुगल राजा, वो कमज़ोर थे, अयोग्य थे, उनमें दूरदर्शिता का अभाव था। यानी कि बाद की जो घटनाएं हैं, क्या होने वाला है, वो समझ नहीं पाते थे। प्रशासनिक क्षमता भी नहीं थी उनमें, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोरी। दरबार और सरदारों की गुटबाजी बढ़ी। जितने भी अमीर लोग रहते थे, अमीर मतलब जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, ये दरबार के अंदर बैठते रहते थे और षड्यंत्र भी रचते थे, है ना। कई राजकुमारों की, कई राजाओं की इन्होंने हत्या भी कर दी औरंगजेब के बाद में। अमीरों और सरदारों ने आपस में षड्यंत्र रच करके। आर्थिक पतन, भारी कर हो गए थे, है ना। किसानों पर सबसे ज़्यादा कर लगा दिए। फिजूल खर्ची यानी जबरदस्ती का भोग विलासिता में डूब गए। कृषि उत्पादकता में कमी से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। सैन्य कमजोरी, सेना का अनुशासन और प्रभाव कम हो गया, जिससे बाहरी आक्रमणों, जैसे नादिर शाह अफगानी था, इसने भारत पर अटैक किया था दोस्तों। इसकी वजह से भी मुगल सत्ता है वो टूट गई। आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जैसे कि जो जाट है, राजपूत है, मराठा है, ये ताकतवर हो गए थे औरंगजेब के बाद में।
इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब की जो धार्मिक रूढ़िवादिता की जो नीतियाँ थी, इस्लाम को बहुत तेज़ी और क्रूरता के साथ में उसने फैलाने की कोशिश की, जजिया कर लगा दिया गैर मुसलमानों पर, और दक्कन में बहुत लंबे समय के लिए अभियान किए। इससे क्या हुआ कि आंतरिक कलह हुई, यानी कि साम्राज्य के अंदर काफ़ी सारे क्षेत्रीय राज्य वो उभर के आए, जैसे कि जाट, मराठा, सिख। आगे चलते हैं, क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण। क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ भाई। साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों जैसे कि बंगाल, अवध यानी जहाँ पर अयोध्या, फैजाबाद की इलाके हैं, हैदराबाद और मराठा में स्थानीय नेताओं ने स्वतंत्रता घोषणा कर दी कि हम मुगलों के अधीन नहीं रहेंगे, जिससे मुगल नियंत्रण कमजोर हुआ। यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि विदेशी शक्तियों ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और अंततः 1857 के विद्रोह के बाद मुगल वंश का अंत कर दिया गया था। ये भाई आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य की प्रकृति बताएं। ये सीन दिख रहा होगा आपको, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर खरीदार दिख रहे हैं, विक्रेता भी दिख रहे हैं, अलग अलग वस्तुएं बिक रही है। तो मुगल काल में दोस्तों जो व्यापार वाणिज्य यानी कि व्यापार से संबंधित जो गतिविधि होती है ना, उसको वाणिज्य कहते हैं। तो इसकी प्रकृति यानी कि विशेषताएं बतानी है। मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य का स्वरूप विकसित और बहुआयामी था, यानी कि आयात निर्यात काफ़ी ज़्यादा होता था, काफ़ी वस्तुएं हैं, खरीदता भी थे, अपन बेचते भी थे, जिसमें आंतरिक और विदेशी दोनों तरह के व्यापार फल फूल रहे थे। आंतरिक यानी कि देश के अंदर ही व्यापार होता था, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में, और विदेशी व्यापार यानी कि जानते ही आप वस्त्र, मसाले और नील क्या होता है, एक प्राकृतिक रंजक होता है, नेचुरल डाई, जिससे कि कपड़ों को रंगा जाता था। तो ये 3 चीज़ें ये हम बेचते थे, कपड़े, मसाले और नील। जबकि चांदी और विलासिता की वस्तु यानी कि भोग विलासिता की जो वस्तुएं हैं वो हम खरीदते रहते थे। आंतरिक व्यापार भाई देख लो, इसमें खाद्यान्न, नमक, मसाले, चीनी, नील, शोराया जो बारूद होती है, सूती और रेशमी वस्त्र, धातु के बर्तन, लकड़ी और हस्तशिल्प की प्रमुख वस्तुएं थी। आंतरिक व्यापार में ध्यान रखना है। सड़कों जैसे कि दोस्तों लाहौर, सोनार गांव से लाहौर काफ़ी सारी सड़कें बनी हुई थी। नदियों, गंगा और सिंधु नदियों के ऊपर 2 नाव वगैरह चला करके वस्तु भेजी जाती थी। भूमि मार्गों के एक बड़े नेटवर्क का उपयोग भी होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में मंडियाँ लगती थी। कस्बों में नियमित बाजार हाट लगे होते थे, जो कि बड़े व्यवसायिक केंद्र होते थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स और बायर्स आते रहते थे। समर्थन देखो भाई, मुगल शासकों ने सड़कों, सराय क्या होती थी, यात्रियों के ठहरने के लिए एक स्थान होता है ना, धर्मशाला टाइप की, सराय बनाई, सड़क बनाई और बाज़ारों के निर्माण किया, क्योंकि मुगलों को व्यापार बढ़ाना था और व्यापारियों को सुरक्षा भी प्रदान की। तो व्यापार, आंतरिक व्यापार फला फूला भाई, है ना। व्यापार से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप ये सब लिख सकते हो, है ना। हो सकता है इसकी लैंग्वेज चेंज करके आ जाए तो आप लिख देना। विदेशी व्यापार देखो, मुगलों के टाइम पर विदेशी व्यापार क्या क्या बेचते थे, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करना, है ना। भारत के जो राजा थे वो क्या क्या बेचते थे, वस्त्र, सूती, रेशम, रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, सोरा, और क्या क्या मंगाते थे, घोड़े, चांदी, ऊनी कपड़े, धातु और विलासिता के वस्तु जैसे कि यूरोप से खिलौने। यूरोपीय प्रभाव देखो, पुर्तगाली, डच यानी कि नीदरलैंड के जो लोग हैं व्यापारी, वो आने लगे। अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी भारत के बंदरगाहों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करने लगे, जिससे समुद्री व्यापार बढ़ा, खासकर कपड़ा और मसालों का। तो मुगलों के टाइम पर जो भारत के व्यापारी वो तो सामान बेच रहे थे, लेकिन पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब भी आगे इन्होंने व्यापार किया। इस समय पर दोस्तों भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन होया करता था। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा सामान है, चीज़ें हैं वो बेचते थे, वो कम से कम खरीदते थे। ठीक है, तो पैसा हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा प्लस में रहता था, क्योंकि निर्यात अधिक होता था। हाँ भाई, देश में सोना चांदी भी आता था बाहर से, यानी कि हम कपड़े बेच रहे हैं, मसाले बेच रहे हैं, कीमती पत्थर बेच रहे हैं, बदले के अंदर सोना चांदी लिया करते थे, इसलिए तो सोने की चिड़िया थी भारत। वित्तीय प्रणाली और मुद्रा देखो भाई, चांदी का रुपया, तांबे का दाम यानी कि मतलब एक प्रकार की करेंसी है, दाम तांबे का होता था। सोने की अशरफी प्रमुख करेंसी थी, जिन्हें टकसालों में बनाया जाता था। टकसाल एक प्रकार का घर होता है दोस्तों, कारखाना होता है जहाँ पर सिक्के वगैरह बनते हैं। हुंडी प्रणाली क्या होती है, यह एक विनिमय पत्र, 10 नंबर का भी सवाल आ सकता है, ध्यान दो। हुंडी प्रणाली यह एक विनिमय पत्र यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में पैसे भेजने और ऋण लेने की सुविधा प्रदान करता था, जिससे व्यापारियों को बहुत मदद मिलती थी। सराफ साहूकार इस प्रणाली के प्रमुख होते थे। तो देखो, जैसे कि मान लो आपको 200 किलोमीटर दूर आपको पैसे भेजने हैं, ठीक है, लेकिन आप जा नहीं सकते हैं, है ना। तो फिर आपको एक कागज़ दे दिया जाता था कि भाई ठीक है, हम आपके पैसे भिजवा देंगे। वो होती थी एक हुंडी। और साहूकार और या फिर सराफ है वो हुंडी प्रणाली में शामिल होते थे। आगे चलते हैं, उद्योग और शिल्प यानी कि क्राफ्ट करना, कोई चीज़ बनाना।
तो देखो वस्त्र उद्योग यह सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था मुगलों के समय, जिसमें सूती और रेशम के वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। अन्य उद्योग भी थे, जहाज निर्माण, धातु कार्य जैसे कि लोहा और पीतल की अनेक चीज़ें बनती थी, बर्तन बनते थे, चीनी, तेल, कागज, हथियार और मिट्टी के बर्तनों के उद्योग भी फल फूल रहे थे। क्या क्या बाधाएं चुनौतियां थी? अधिकारियों, मुगल अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का शोषण और भ्रष्टाचार भी होता था, जिससे कि कई शिकायतें आती रहती थी, लेकिन फिर भी व्यापार में वृद्धि जारी रही। ये दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने लिखा बहमनी शक्ति के उदय एवं विघटन पर प्रकाश डालिए। मैं बहमनी शक्ति क्या थी, ठीक है, ये कैसे राइज हुई, यानी कि किस प्रकार से बहमनी सत्ता स्थापित हुई वो पढ़ेंगे, और विघटन कैसे ये टूट जाती है 5 नए नए राज्यों के अंदर। दोस्तों ये भारत का नक्शा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो हल्के ब्राउन कलर के अंदर जो इलाका दिख रहा है ना भारत के बीचों बीच, जहाँ पर आपको बीदर और गुलबर्गा ये 2 स्थान दिख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट थे। ये यहाँ पर बहमनी शक्ति या बहमनी साम्राज्य था ये पूरा का पूरा। तो बहमनी शक्ति का उदय 1347 ईस्वी में हसन गंगू, जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, है ना, हसन गंगू द्वारा दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक विद्रोह के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे जो राजा बैठा था, है ना, उसके खिलाफ है विद्रोह कर दिया और एक अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया कि हमें तो नहीं रहना भाई सल्तनत के अधीन। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने एक विद्रोह कर दिया था, जिसने दक्कन में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। ये दक्कन वाला इलाका है, कर्नाटक है, इसमें महाराष्ट्र है, ठीक है, ध्यान दो भाई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी ये दक्कन में आया करता था। जो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बना, यानी कि ये जो बहमनी सुल्तान थे ना, ये लड़ते रहते थे विजयनगर शासकों के साथ में। ये हल्के ब्राउन कलर के नीचे जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आज का ये देखो कुछ हिस्सा है वो कर्नाटक का है, कुछ हिस्सा वो आंध्र प्रदेश का है नीचे, है ना, जिसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर के जो राजा थे जैसे कि कृष्णदेवराय, इनसे लड़ते रहते थे बहमनी के सुल्तान। उदय के कारण देखो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की पकड़ दक्कन पे कमज़ोर हुई, है ना। दिल्ली में कौन बैठा था इस समय? मोहम्मद बिन तुगलक राजा था, जिससे स्थानीय अधिकारी को स्वतंत्रता मिल गई। और तभी तो हसन गंगू ने मौका पाते ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। दिल्ली के केंद्र से दूर होने के कारण और दक्कन के अमीर जो थे, जिसको अमीरान ए साहदा कहा जाता है, सादाहा, को अधिक शक्ति मिलने के बाद असंतोष बढ़ा। ये जो दक्कन के अमीर थे ना, ये पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे राजा कमज़ोर पड़ता चला गया तो ये सब कहते भाई हम तो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, हम भी एक राज्य बनाएंगे तुम्हारी तरह। एक तुर्की अधिकारी, अब हसन गंगू नाम था उसका, उसने विद्रोह कर दिया और 1347 ईस्वी में सफलतापूर्वक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। प्रभावशाली सूफी संतों के समर्थन ने हसन गंगू को राजनीतिक शक्ति हासिल करने और अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करने में मदद की। दोस्तों नाम तो वैसे हसन गंगू था इसका, ठीक है, तुर्की था ये, तुर्की मुस्लिम था हसन गंगू, लेकिन सूफी संतों ने इसको एक उपाधि दे दी, अलाउद्दीन बहमन शाह, इसकी टाइटल था ये, इसका उपाधि था, सरनेम था। राजधानी क्या थी? शुरुआत में गुलबर्गा, जिसे एहसानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बहमनी साम्राज्य का विस्तार देखो, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था और कृष्णा नदी तक के दक्कन क्षेत्र पर इसका नियंत्रण था। बहमनी सुल्तानों की जो लड़ाई हुआ करती थी वो दक्षिण में स्थित विजयनगर साम्राज्य के साथ में लड़ाई होती थी, क्योंकि ये एक रायचूर क्षेत्र था। रायचूर क्षेत्र एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, जहाँ पे कपास, गन्ना ये सब बहुत बढ़िया उगता था। इसको लेकर के लड़ते रहते थे। प्रशासन देख लो, बहमनी सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे को अपनाए इन लोगों ने और साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। बहमनी शक्ति का विघटन, पहले तो ये नक्शा देखो भाई, विजयनगर अब दिख रहा है ना आपको, मैं आपको बता रहा था ना कि ये बहमनी साम्राज्य के नीचे जो जगह ये विजयनगर का हिस्सा हुआ करती थी, विजयनगर साम्राज्य थे। इसके ऊपर जो देख रहे हो आप बीजापुर है, उसके ऊपर अहमदनगर है ना। राइट साइड में आपको बेरार नज़र आएगा रेड कलर में, और फिर येलो कलर में बीदर है, और फिर ये जो ग्रीन कलर है इसके अंदर गोलकुंडा है, गोलकुंडा। तो बहमनी सल्तनत जब कमज़ोर होती है तो ये 5 राज्य उभर के सामने आते हैं, इसी को कहेंगे बहमनी शक्ति का विघटन। तो बहमनी शक्ति का विघटन 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी की शुरुआत में आंतरिक कलह, शक्तिशाली अमीरों के बीच प्रतिद्वंदिता, यानी कि आपस में कंपटीशन होता रहता था अमीरों के बीच में, मानते नहीं थे बातें, और कमज़ोर शासकों के कारण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह 5 स्वतंत्र दक्कन सल्तनों, देखो बहमनी सल्तनत है, इसका विघटन जब हुआ तब 5 स्वतंत्र राज्य बन गए और 5 राज्यों को मिलाकर के क्या बना? दक्कन सल्तनत बनी भाई। क्या बना? दक्कन सल्तनत। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर,
जिसके दक्कन क्षेत्र में नए राज्यों का उदय हुआ और अंततः मुगलों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्यों विघटन हुआ, इसके कारण देख लो। मोहम्मद शाह तृतीय के बाद आए सुल्तान असक्षम, जो कमज़ोर थे, ये बहमनी शासक था, ये तगड़ा था। इसके बाद में जितने भी आए वो किसी काम के नहीं थे, नालायक थे। जो शक्तिशाली वजीरों के हाथों की बस कठपुतली बन गए थे। बहमनी दरबार में अफीकी यानी कि विदेशी व्यक्ति को अफीकी कहते थे, और दक्कनी यानी कि स्थानीय अमीरों के बीच गहरे मतभेद हुआ करते, जिससे कि आंतरिक संघर्ष बढ़े और केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। कुशल प्रशासक महमूद गवान दोस्तों की ईर्ष्यालु अमीरों द्वारा साजिश करके हत्या कर दी गई, जिससे साम्राज्य की शक्ति घट गई थी। महमूद गवान दोस्तों एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। ये बहमनी सल्तनत काल का। इसके मरने के बाद में दोस्तों अमीर जो लोग थे वो अपने अपने सत्ता स्थापित कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार युद्धों ने भी बहमनी सल्तनत को कमज़ोर किया और विघटन हुआ। प्रांतीय गवर्नर, जिसको अमीर ए अराफ कहते हैं, ने केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होने पर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो प्रांतीय गवर्नर, जिसको बहमनी सुल्तान है, वो जिम्मेदारी देता था कि आप शासन संभालेंगे, लेकिन जैसे ही बहमनी राजा कमज़ोर हुआ तो प्रांतीय गवर्नर ताकतवर हो जाते थे और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते थे। परिणाम क्या निकला भाई, 5 दक्कन सल्तनतों का उदय हुआ। कौन कौन से थे? बीजापुर में दोस्तों आदिल शाही वंश का शासन था। यूसुफ आदिल शाह के द्वारा स्थापित किया गया 1490 ईस्वी में। अहमदनगर में निजाम शाहियों वंश का, बरार में इमाद शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश और बीदर में बरीद शाही वंश का शासन था। ये याद रखना आपको, ठीक है। आगे चलते भाई, विजयनगर का प्रशासन समझाइए। प्रशासन यानी कि किस तरह से यहाँ पर जो राजा है वो अपने जो राज्य के जो काम होते हैं अलग अलग, वो अधिकारियों के माध्यम से करवाता था। तो विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य ये नीचे आपको दिख रहा होगा ना, नीचे भारत के नीचे देखो तमिलनाडु वाला जो हिस्सा, वहाँ पे विजयनगर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑरेंज कलर के अंदर विजयनगर। इसका प्रशासन देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था केंद्रीकृत राजतंत्र थी, यानी कि राजा का जो निर्णय है वो अंतिम और सर्वमान्य हुआ करता था, जिसमें राजा सर्वोच्च शासक होता था और उसे एक मंत्री परिषद की सहायता भी मिलती थी, जो सैन्य, राजस्व और न्याय जैसे विभिन्न विभागों को संभालता था। केंद्रीय प्रशासन देख लो, केंद्रीय प्रशासन, राजा सर्वोच्च अधिकारी सभी मामलों में अंतिम निर्णय करता, जिसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मंत्री परिषद देख लो, राजा का प्रमुख सलाहकार होती थी। इसमें काफ़ी सारे मिनिस्टर मंत्री होते थे, जो नीति यानी कि जो पॉलिसी कानून बनाए जाते हैं वो मंत्री परिषद के मंत्री बनाते थे और प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री और विभाग प्रमुख होते थे। आगे चलते प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। साम्राज्य का जो विभाजन है दोस्तों, प्रांतों में, जिलों में और गाँवों में किया गया था। प्रांतीय शासक, जिसको अपन नायक कहते हैं, तो प्रांतों का प्रशासक नायक संभालते थे, जिन्हें भूमि या राजस्व के अधिकार मिले होते थे। इनको भूमि भी मिलती थी नायकों को। नायक है वो राज्य को चलाते, जैसे कि आज के टाइम पे राज्य को मुख्यमंत्री चलाते, वैसे ही नायक चलाते थे। गांव का जो प्रशासन है, गांव स्वायत्त स्वतंत्र होते थे और पंचायतें तथा वंशानुगत अधिकारी जैसे कि लेखाकार, चौकीदार होते थे, जो स्थानीय प्रशासन और न्याय को संभालते रहते थे। एक महानायकाचार्य होता था, जो एक अधिकारी होता था जो गाँव और केंद्रों के बीच काम करता था। अमर नायक प्रणाली क्या थी दोस्तों? अमर नायक प्रणाली यह विजयनगर की एक अनोखी सैन्य प्रणाली थी, जहाँ पर नायकों को भूमि दी जाती थी। इसके बदले नायकों को राजा के लिए सैनिक रखने होते थे और अपने क्षेत्र से राजस्व का एक हिस्सा वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना होता था। देखो, नायक के पास में अमर नायक प्रणाली ये आ चुकी है दोस्तों। नायंकार प्रणाली भी कहते हैं। नायंकार प्रणाली क्या होती थी? राजा मतलब एक अधिकारी को, है ना, एक प्रशासनिक अधिकारी या सैन्य अधिकारी होता था। नायक इसको ज़मीन दे दी कि भाई तुम यहाँ पे खेती बाड़ी भी करो, कुछ राजस्व हमें दे दो, कुछ भू राजस्व हमें दे दो और सैनिक भी रख लो, जरूरत पड़ेगी तो मैं सैनिकों की सहायता भी ले सकता हूँ। तो ये अमर नायक प्रणाली कहलाती थी। ये सैन्य व्यवस्था, विजयनगर में एक मजबूत सेना होती थी जिसमें घुड़सवार, हाथी और नौसेना शामिल थी। अमर नायक प्रणाली से जुड़े स्थानीय सैनिक, जिसको अमर नायक भी कहते हैं, सेना का हिस्सा हुआ करते थे। राजस्व और कर प्रणाली, तो फसल का 1/6 भू राजस्व होता था। व्यापार कर आदि वसूले जाते थे। कर संग्रह के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त होते थे। न्याय व्यवस्था देख लो, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। यहाँ पे सभाएं होती थी और क्षेत्रीय ग्राम न्यायालय भी होते थे और पंचायतें भी होती थी, जो कि छोटे छोटे मामलों को निपटाती रहती। धर्मशास्त्र निर्णयों का आधार था, यानी कि विजयनगर के जो राजा थे वो हिंदू थे, ठीक है। तो धर्म ग्रंथों के अंदर जिस प्रकार से नियम लिखे थे वैसे ही मतलब न्याय सुनाया जाता था विजयनगर में। अब देखते हैं दोस्तों, अच्छा सवाल है, आ सकता है 20 नंबर का, क्योंकि कंटेंट इसमें बढ़िया भाई, लिखने के लायक है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन को समझाइए। तो वैष्णव भक्ति किसे कहते हैं दोस्तों? जो भी भक्त विष्णु के जो अवतार हैं, राम और कृष्ण, अगर इनकी पूजा पाठ करे, आराधना करे,
तो वैष्णव भक्त कहलाएगा। तो उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन विष्णु के प्रति प्रेम और समर्पण पर केंद्रित था, जिसने जातिगत बाधाओं को तोड़ते हुए सामाजिक समानता पे जोड़ दिया। यानी कि कोई भी किसी भी जाति का हो, चाहे वो शूद्र हो या निचली जाति का हो, वो भी भगवान विष्णु के अवतारों यानी कि राम और कृष्ण की पूजा कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। कीर्तन किया गया, भजन, लोक भाषाओं के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। प्रमुख विशेषताएं देखो वैष्णव भक्ति आंदोलन की। ईश्वर पर केंद्रित, यह आंदोलन मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पर केंद्रित था, जिसमें राम और कृष्ण की बाल लीलाएं यानी कि बचपन के दौरान भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं धर्म को बचाने के लिए, वो सब, और रास लीलाएं लोकप्रिय हुई। सामाजिक समानता, इसने वैष्णव भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता को प्रसार किया है ना, भक्ति को सुलभ बनाया, यानी कि सभी लोग भक्त बन गए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और आध्यात्मिक समानता बढ़ती है। सामाजिक नियमों में ढिलाई आई। सरल भक्ति मार्ग बताया, कर्मकांडों की बजाय हृदय से ईश्वर की भक्ति अगर करेंगे तो भगवान है वो मिल सकते हैं। आपको बहुत महंगे खर्चीले अनुष्ठान, यज्ञ, हवन नहीं करवाने पड़ेंगे, और नाम जप, भजन और कीर्तन पर बल दिया गया वैष्णव भक्ति आंदोलनों में। यहाँ पर स्थानीय भाषा को भी प्रयोग किया संतों ने संस्कृत के बजाय, क्योंकि संस्कृत वो पढ़े लिखे लोगों को आती है, और लेकिन आम लोग संस्कृत जानते नहीं थे, तो अवधि ब्रज भाषा आदि में उपदेश दिए संतों ने, जिससे संदेश जन जन तक पहुंचा। प्रमुख संत और इनका योगदान देख लो। रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति के मार्गदर्शक थे, जिनके शिष्य कबीर और रविदास जैसे संत थे। रामानंद 15वीं सदी के भारत के संत थे, वैष्णव संत थे, और इनके शिष्य कबीर और रविदास थे। इन्होंने राम को भक्ति का केंद्र बनाया और जाति भेद का खंडन किया। कबीर साहब देख लो, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, जिन्होंने सार्वभौमिक आध्यात्मिक संदेश दिया और दोहे लिखे। तुलसीदास जी दोस्तों, तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जो कि भारत का महाकाव्य बन गया, घर घर में पहुंचाया तुलसीदास जी ने, और राम को परम ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया। यानी कि राम है वो एक अंतिम सत्य है दुनिया का, ठीक है, और राम के आदर्शों पर चलकर हम अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मीराबाई जी दोस्तों भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, ठीक है, और भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध रही। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। मीराबाई जी ने राजस्थान और गुजराती, है ना, इन भाषाओं में अपने जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, गीत गाए हैं। सूरदास जी ये भगवान कृष्ण को माना करते थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। कृष्ण के जीवन पे काफ़ी सारे पद लिखे। चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल के अंदर वैष्णव आंदोलन को नई दिशा दी, कीर्तन किया, संगीत मंडलियों पे जोर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। निम्बार्क जी वृंदावन, ठीक है, वृंदावन मथुरा में कृष्ण और राधा की भक्ति का प्रचार किया। द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था निम्बार्क जी ने, यानी कि जो आत्मा है और जब ब्रह्मा है ये अलग अलग है, ठीक है, द्वैत ये दर्शन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में चिश्ती सिलसिला के बारे में बताइए। दोस्तों बढ़िया सवाल है ये, एक बार तो आ चुका है और मुझे लगता है कि इस साल ये आ सकता है। चिश्ती सिलसिला देखो भारत में काफ़ी सिलसिले आए हैं, जैसे कि नक्शबंदी है, सुहरावर्दी है, चिश्ती सिलसिला है ना। ये सूफी संत थे भाई। सूफी संतों ने मतलब इस्लाम का एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया जिसके अंदर मतलब बहुत ही सरल रास्ते से, है ना, बहुत ही सरल रास्ते से खुदा को प्राप्त किया जा सकता है, उनकी भक्ति की जा सकती है। तो ऐसा एक आसान रास्ता बताया। और हिंदू मुस्लिम एकता की भी बातें कही सूफी संतों ने। तो एक सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है? अफ़गानिस्तान में चिश्त नामक जगह पर इसकी उत्पत्ति हुई चिश्ती सिलसिला की, जिसे अबू इसाक समी और उनके शिष्य अबू अहमद अब्दाल चिश्ती ने स्थापित किया था अफ़गानिस्तान में। लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिला को, चिश्ती संप्रदाय को किसने स्थापित किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो भारत में चिश्ती सिलसिला को स्थापित करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, जीके की तैयारी अगर करते हो आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, कि भाई चिश्ती सिलसिला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो अफ़गानिस्तान से हुई है और अबू इसाक समी और उनके शिष्य अबू अहमद ने की है। लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिला है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने फैलाया था और अजमेर को अपना केंद्र बनाया। अजमेर में उनकी दरगाह भी बनी है। तो देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रमुख संत रहे हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक जिन्हें ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है, जिनकी दरगाह अजमेर में है, राजस्थान में है, और वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी बने हैं। इसके अलावा और संत देखो चिश्ती संप्रदाय को फॉलो करने वाले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली के अंदर इनकी दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य और दिल्ली में चिश्ती परंपरा के प्रमुख संत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर, इनको बाबा फरीद भी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकी बहुत बड़ी एक दरगाह है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये शिष्य थे बाबा फरीद,
जिन्होंने चिश्ती सिलसिले को अखिल भारतीय स्वरूप दिया और जिनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, जो महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध है। निज़ामुद्दीन औलिया जिसकी दरगाह दिल्ली के अंदर है। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा, पर किसी के दरबार में नहीं गए, क्योंकि ये दीन दुनिया से, ऐश्वर्य से, धन दौलत से, मोह माया से दूर रहते थे भाई ये संत, है ना। उनके शिष्य अमीर खुसरो थे। देखो, नासिरुद्दीन महमूद जिसको चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, ये सूफी संत थे, निज़ामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे। दिल्ली में चिश्ती परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसे ही शेख सलीम चिश्ती, ये फतेहपुर सीकरी के संत थे, मुगल शासक अकबर के प्रति आदरणीय थे। अकबर इनको मानते थे, शेख सलीम चिश्ती को। चिश्ती संप्रदाय की प्रमुख शिक्षाएं और विशेषताएं देखो, प्रेम और सहिष्णुता आगे बढ़ाया, मतलब कि सारे धर्म हैं मिलजुल के रहें, प्रेम, सहिष्णुता, खुलेपन और मानवता पर जोर दिया। गरीब और अमीर, हिंदू और मुसलमान सभी के साथ एक जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, चिश्ती संप्रदाय के संत बताते हैं हमें। और खान का है दोस्तों, जो मुगल राजा जो थे और जो सल्तनत काल के जो सम्राट थे, वो कहते थे भाई महलों के अंदर आ जाओ आप, तो आप कहाँ, मतलब आप सड़कों पे घूम रहे हो। लेकिन इन्होंने कहा भी हम धन दौलत इतना पसंद नहीं करते हैं, हम तो फ़कीर हैं, फ़कीर की तरह खुदा की भक्ति करेंगे। तो दोस्तों ये खानकाह में रुका करते थे सूफ़ी संत, वहीं पर अपने उपदेश अपने भक्तों को दिया करते थे। तो खानकाहों में संगीत सभाएँ होती थी, जिससे कव्वाली और सूफ़ी संगीत का विकास हुआ। इसमें उर्दू, पंजाबी, ब्रज भाषा आदि भाषाओं में भी साहित्य रचा गया। सूफ़ी संतों ने उर्दू, पंजाबी, ब्रज भाषा, जो कि मथुरा, आगरा, भरतपुर यहाँ पे बोली जाती है ब्रज भाषा, तो ये सब आपको मिलता है सूफ़ी संगीत और साहित्य में। मानवता की सेवा इन्होंने बताई कि भाई जाति, धर्म, पंथ आपका कौन सा है, इसकी परवाह किए बिना आपको इंसानों की सेवा करनी चाहिए। सांस्कृतिक प्रभाव, तो सूफ़ी संतों ने उर्दू भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगीत, जिसे कव्वाली कहा गया, और साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। आप जानते हैं दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो अजमेर में दरगाह बनी हुई है ख्वाजा जी की, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण बताइए। खिलजी वंश का एक बहुत ही ताकतवर राजा रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बाजार नियंत्रण नीति भी अपनाई थी। ये सवाल वैसे 10 नंबर का भी आ चुका है, बाजार नियंत्रण क्या थी। मुझे लग रहा है भाई इस सवाल इस बार तो नहीं आएगा, अगर आए तो आप ये लिख देना कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति थी ना, वो ये थी कि भाई वस्तु के दाम ना बढ़े, ठीक है, और जो व्यापारी होते हैं, जो बीच के दलाल होते हैं, वो मुनाफाखोरी ना करें, वस्तुओं का संग्रह ना करें, आम जनता है उसको सस्ते मूल्य पर सामान मिलता रहे। ये इनकी एक बाजार नीति थी। तो इनके अधीन दिल्ली सल्तनत का प्रसार और सुदृढ़ीकरण कैसे मजबूत हुई, है ना। अभियान लिख सकते हो उसके अंदर, किस किस राजा को हराया, कौन कौन सी नीति है वो अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को मजबूत करने के लिए। तो सल्तनत का प्रसार देख लो, गुजरात विजय 1299 ईस्वी में की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने अपने विस्तार की शुरुआत गुजरात से की, जहाँ के धन और समुद्री तट से घोड़ों की आपूर्ति ने आगामी अभियानों में मदद की। राजस्थान विजय भी की उसने, चित्तौड़गढ़, मारवाड़ और सिवाना जैसे महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की, जिससे उसकी शक्ति और क्षेत्र का विस्तार हुआ था। दक्षिण भारत में भी अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियानों द्वारा वारंगल, मदुरई और रामेश्वर तक पहुंच गए थे, और नर्मदा के दक्षिण तक राज्य का विस्तार करने वाला पहला शासक बन गया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी और स्थायी सेना रखता था दोस्तों, जो मंगोल आक्रमणों से भारत का लगातार बचाव कर रही थी। मंगोल है जो कि भारत पर बार बार अटैक करते रहते थे, इससे भी बचाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और विजय अभियान के लिए बड़ी सेना रखता था अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं, सल्तनत का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ। एक तो सैन्य सुधार किया था भाई, बड़ी सेना रखी, स्थायी सेना रखी, सैनिकों को नगद वेतन दिया, और सैन्य व्यवस्था अच्छी थी, जैसे कि घोड़ों को दागना, है ना, मोहर लगाना अच्छे घोड़ों पर, और सैनिकों का हुलिया, मतलब सैनिकों के बारे में सारी डिटेल रखना, जैसी प्रणाली लागू की ताकि भ्रष्टाचार रुक जाए सेना के अंदर। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन और आर्थिक सुधार भी किए, जैसे कि भूमि की पैमाइश करवाई और कृषि उपज का 50% तक कर वसूलना शुरू किया। कठोर कानून लगा दिए अमीरों और रईसों की शक्ति कम करने के लिए, जैसे कि जितने भी अमीर आदमी होते थे उन पर टैक्स बढ़ा दिया, और वो ज़्यादा अय्यासबाजी भोगविलासिता में ना डूबे, ऐसा किया। जासूसी प्रणाली को मजबूत किया ताकि विद्रोहों पर नज़र रखी जा सके, यानी कि मेरे के खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है वो पता चलता है। इसके अलावा सुल्तान के निरंकुश अधिकार को स्थापित किया, यानी कि सुल्तान है, अपने पसंद का कानून है वो करेगा, जो शरिया से स्वतंत्र होकर राज्य के हित के निर्णय लेता था। यानी कि जो उलेमा थे, जो मुसलमानों के दो धार्मिक गुरु थे भारत में, ठीक है, वो कहते थे कि इस्लाम के हिसाब से चलो,
ठीक है, हदीसों में जो लिखा है उसके हिसाब से आप भारत पे शासन करो। तो ये कहता था नहीं भाई, मैं सरिया से स्वतंत्र होकर शासन करूँगा। अलाई दरवाज़ा और सिरी का किला जैसे निर्माण करवाए जो उसकी शक्ति का प्रतीक बने थे। तो कोई राजा, कोई सुल्तान अगर बहुत बड़े बड़े इमारतें बना रहा है, मॉन्यूमेंट्स बना रहा है, इसका मतलब बहुत ताकतवर राजा रहा होगा वो। क्वेश्चन नंबर 13, पुर्तगालियों ने किस प्रकार हिंद महासागर के समुद्री व्यापार पर एकाधिकारी स्थापित किया? देखो, पुर्तगाली हिंद महासागर में बहुत मजबूत एक शक्ति बन गई थी, व्यापार पर मोनोपोली स्थापित इन्होंने की। तो पहला है नौसैनिक श्रेष्ठता भाई, नेवल सुपीरियरिटी। तो पुर्तगाली पहले ऐसे यूरोपीय थे जिसके पास में उन्नत जहाज, बढ़िया बढ़िया जहाज थे भाई इनके पास में, है ना। और इनके पास में जहाज आधारित तोपें थी, कैनन्स थी, जैसे कि कोई समुद्री लुटेरा आते थे मार देते थे, जिससे वे अन्य एशियाई जहाज़ों पर हावी हो सके। रणनीतिक बंदरगाहों पे कब्जा, तो जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट से जहाँ पर सामान का ज़्यादा आयात निर्यात होता था, बड़े जहाज आ सकते थे, ऐसे बंदरगाहों पे कब्जा कर लिया उन्होंने। गोवा, दीव दमन और अन्य महत्वपूर्ण तटीय स्थानों पर नियंत्रण कर लिया जो व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। इसके अलावा कार्टेज प्रणाली भी पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में लागू की। क्या थी ये कार्टेज प्रणाली? तो हिंद महासागर में व्यापार करने वाले किसी भी जहाज को पुर्तगाली नौसेना से सुरक्षा के बदले एक लाइसेंस कार्टेज खरीदना पड़ता था। जैसे कि आप सामान बेचने जा रहे हो आपकी जहाज, तो भाई आपके जहाज चलाने वाले के पास में अगर कार्टेज लाइसेंस रहेगा तो आपकी जहाज पर अटैक कोई नहीं करेगा। इसके बिना जहाज़ों को जब्त कर लिया जाता था। कार्टेज जिसके पास में नहीं रहता था उसकी जहाज जब्त कर ली जाती थी तथा या उन पे हमला कर दिया जाता था। यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर ने भी इसे स्वीकार किया था, कार्टेज प्रणाली को। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करना था, जिसमें दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट करना और व्यापारिक चौकियों को नियंत्रण करना शामिल था। सैन्य और राजनीतिक दबाव, उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ संधि की, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग करने से हिचकिचाए नहीं। वास्को डी गामा के आगमन के बाद हुए संघर्ष, जैसे कि कालीकट में संघर्ष हुआ था, तो वहाँ पर भी पुर्तगालियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये आक्रामक नीति के कारण मजबूत हुए थे वो हिंद महासागर में। इसके अलावा व्यापारिक चौकियाँ और किले भी स्थापित किए उन्होंने। अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कई व्यापारिक चौकियाँ स्थापित की, जिससे कि वो व्यापार पर नज़र रख सके। एक ऐसे सवाल भी आते हैं दोस्तों, टिप्पणी लिखना 10-10 नंबर के आते हैं ना, 10-10 नंबर के। ये सारे बड़े सवाल ये 20 नंबर के थे। आ रहा समझ में? तो कैसे लग रहे भाई? मेहनत पसंद आई है ज़रूर से कमेंट करना एक बढ़िया, कि मोटिवेशन मिलता है उससे, है ना इंसान को। इंसा, इसको अपन पत्र लेखन भी कहते हैं। और संस्मरण क्या होते हैं? देखो, इंसा लेखन के बारे में पढ़ते हैं। इंसा लेखन, इसका अरबी और फारसी में इंसा का अर्थ होता है पत्राचार या पत्र लेखन की कला है, जिसमें पत्र, फरमान और दरबारी पत्र शामिल होते हैं। यानी कि राजा के पास में जो आधिकारिक पत्र आते हैं, लेटर आते हैं, या राजा पत्र लिखता है किसी को, तो वो इंसा लेखन कहलाएगा। एक कलात्मक शैली होती है जिसमें शब्द अलंकरण, मतलब इसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, सुलेख, अच्छी लिखावट के साथ में, और भाषा के सुंदर प्रयोग पर जोर दिया जाता है इंसा लेखन में। मध्यकालीन भारत में अमीर खुसरो, ख्वाजा ए जहाँ, मोहम्मद गवा और अब्दुल फजल जैसे लेखकों ने इंसा लेखन को समृद्ध किया, जिसके संग्रह मुंशियत कहलाते हैं। इंसा पत्र लेखन के संग्रह क्या कहलाते हैं? मुंशियत। मोहम्मद गवा, अबुल फजल, अमीर खुसरो ने काफ़ी सारे पत्र लिखे हैं। संस्मरण क्या होते हैं भाई? संस्मरण यानी कि राजा अपने, सम्राट अपने बीते हुए कल को याद करके जो लिखता है उसको संस्मरण कहते हैं। जैसे कि तुजुक ए बाबरी, ये बाबरनामा भी कहलाती है। तो मुगल सम्राट बाबर द्वारा लिखी गई यह पुस्तक उनके व्यक्तिगत अनुभव, युद्धों, अभियानों और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का विस्तृत संस्मरण है। बाबर ने जो भी देखा भारत में, है ना, जो भी देखा वो सब लिखा है बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी में। इसके अलावा जहांगीर का भी एक संस्मरण है, तुजुक ए जहांगीर नाम से। सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उनके जीवन, शासन और विचारों का व्यक्तिगत विवरण मिलता है, जो एक सफल संस्मरण का उदाहरण है। ऐसे ही हुमायूं नामा एक संस्मरण है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखित। अब बताना मुझे, गुलबदन बेगम कौन थी भाई? क्या लगती थी हुमायूं की? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई, जो कि हुमायूं के जीवन पर हमें बताती है। आगे चलते हैं, मंगोल समस्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था मंगोल बार बार अटैक करते रहते थे, भारत को नुकसान पहुंचाते रहते थे मंगोल। तो मंगोल समस्या मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के लिए 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान मंगोलों के लगातार आक्रमणों और उनकी उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा और राजनीतिक चुनौती थी। ये बहुत बर्बर जनजाति के लोग थे, मार काट किया करते थे भाई, गले को काट करके, मतलब फुटबॉल वगैरह भी खेला करते थे। ये ऐसे होते थे मंगोल, ये भारत पर अटैक करते रहते थे, मार काट मचाते रहते थे। तो भारत में, भारत की जो सुरक्षा है और भारत की जो राजनीति वो अस्थिर हो जाती थी इससे। इसी समस्या को मंगोल समस्या कहते हैं। मंगोलों ने कई बार भारत पे आक्रमण किए, जिससे कि दिल्ली सल्तनत को अपनी सेना और प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर पश्चिमी सीमा, यानी कि जो राजस्थान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर राजाओं को अपनी सेना लगाना पड़ता था। मंगोल आक्रमणों ने
डर ने दिल्ली के सुल्तानों को शांति से शासन करने और साम्राज्य का विस्तार करने से रोका, जिससे मालवा और राजपूताना, मालवा मध्य प्रदेश का बीच का हिस्सा है, राजपूताना जैसे क्षेत्र चुनौती बनी रही। मंगोलों से लड़ने और सीमा चौकी को मजबूत करने के लिए सुल्तानों को भारी पैसा और संसाधन लगाने पड़े, जिससे कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है ना। बहुत सारा पैसा वो मंगोलों के अटैक ना हो भारत में, इसलिए सीमा पर सैनिक लगाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, तो काफ़ी सारा पैसा इसी में लग गया। इससे उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को पूरी तरह से नियंत्रित करना सुल्तानों के लिए बड़ी चुनौती थी और मंगोल अक्सर इस क्षेत्रों के हिस्सों पर कब्जा कर लेते थे। उत्तर पश्चिमी सीमा सामरिक यानी कि रणनीति रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती थी और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, और मंगोलों की उपस्थिति ने इसे हमेशा संवेदनशील बनाए रखा। मंगोलों के साथ संघर्ष के बीच दिल्ली सल्तनत के भीतर तुर्क और मंगोल मूल के अभिजात्य वर्ग और शासकों के बीच भी तनाव रहा करता था। तो कुल मिला के लिख देना भाई, मंगोल बार बार अटैक करते रहते थे, भारत को नुकसान पहुंचाते रहते थे, भारत की राजनीतिक सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचाते थे, ये सब लिख देना। नक्शबंदी सिलसिला क्या है? देखो, इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। मध्य एशिया में किसने स्थापित किया नक्शबंदी सिलसिला को? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। लेकिन भारत में किसने फेमस किया नक्शबंदी सिलसिला को? ख्वाजा बाकी बिल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी। सिद्धांत मतलब शरिया को मानते थे नक्शबंदी फॉलोअर्स। इस्लाम कानून का सख्ती से पालन, जो कुरान के अंदर और हदीसों के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सख्ती से फॉलो करते थे। मौन जिक्र, जोर जोर से गाने बजाने के बजाय, यानी कि जो म्यूज़िक है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे। मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया करते थे नक्शबंदी फॉलोअर। सांसारिक मामलों और दिखावे से दूर रहना और भीड़ में एकांत, चुप रहना भीड़ में। मुगल काल में विशेषकर शेख अहमद सरहिंदी के प्रयासों से इसने भारत में सूफीवाद और इस्लामी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि इस्लाम की जो मूल शिक्षाएं थी, इस्लाम का जो मूल स्वरूप है, वो नक्शबंदी सिलसिला के जो संत थे अहमद सरहिंदी, उन्होंने लाने का प्रयास किया। यह सिलसिला अपनी शांतिपूर्ण प्रथाओं और अकबर की उदार नीतियों के विरोध के कारण जाना जाता है, जिससे यह अन्य संप्रदाय से अलग पहचान रखता है। इन्होंने अकबर को सलाह भी दी थी नक्शबंदी सिलसिला के कि आप इस्लाम के हिसाब से भारत में शासन चलाओ, ठीक है। जजिया कर क्यों हटा दिया आपने? गैर जो मुसलमान है उन पे जजिया कर वगैरह भी लगा दो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, बाबर तथा मध्य एशिया। देखो, जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का मध्य एशिया में हुआ था, फरगना नामक स्थान पे, और वह अपने पिता की तरफ से तैमूर, यानी कि उसके जो पिता थे ना, वो तुरानी वंश से संबंधित रखते थे, और माँ उनकी मंगोल वंश से संबंध रखती थी उनकी माँ। प्रारंभिक संघर्ष देखो, 12 साल की उम्र में फरगना का शासक बना, लेकिन समरकंद और फरगना को उज्बेकों से हारने के बाद उसने मध्य एशिया में लगातार संघर्ष करना पड़ा। तो भाई 12 साल की उम्र में ये राजा भी बन गया बाबर फरगना का, लेकिन फरगना पर अटैक होते रहते थे। समरकंद पर भी अटैक होते रहते थे और उज्बेक अटैक करते थे। उज्बेकों से परेशान होकर भारत की तरफ आ गए। पहले तो काबुल पर विजय प्राप्त की। अफगानिस्तान का एक इलाका है काबुल पर विजय प्राप्त की बाबर ने। मध्य एशिया में अपनी स्थिति कमज़ोर होने पर 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर कब्जा किया, जो भारत के लिए उसके आगे बढ़ने का आधार बना। भारत की तरफ आगे बढ़ा दोस्तों। क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि उज्बेक लगातार अटैक करते रहते थे समरकंद और फरगना पे। उज्बेक है, उनके दबाव के चलते वो भारत आ गया। लगातार उसकी हार हुई और नए इलाके ढूंढने लगा बाबर, इसलिए भारत आया। भारत में काफ़ी सारा सोना चांदी था, इसलिए वो लालची होकर के भारत में आया। मुगल सम्राट बाबर, उसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राणा सांगर से भी मदद के संकेत मिले, जिससे उसका उत्साह बढ़ा। यानी कि भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब का जो गवर्नर दौलत खान लोदी है और कहीं ना कहीं संकेत राणा सांगा से भी मिल रहे थे, ठीक है, इसलिए वो भारत आया। भारत पर आक्रमण उसने किया। आगे चलते हैं, मनसब व्यवस्था। मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य की एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी, जिससे सम्राट अकबर ने शुरू किया था। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी अधिकारी होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था और उनको एक पद मिलता था, मनसब उस पद को कहते थे भाई, जो उसके वेतन, दर्जे और उसे रखने वाले सैनिकों की संख्या तय करता था। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, आपका मान लो 5000 मनसब है, मेरा 7000 मनसब है, तो मेरी रैंक आपसे ऊपर होगी। जैसे कि होती है ना पुलिस में कांस्टेबल, फिर एसआई बनता है, सब इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी बनता है, फिर एक आईपीएस बनता है। जिसका जितना ज़्यादा मनसब होगा उसकी रैंक और उसका जो इज्जत है उतना ही ज़्यादा होगी, उसके पास में सैनिकों की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी।
यह प्रणाली नागरिक और सैन्य दोनों अधिकारी यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य मामलों के अधिकारी ये दोनों पे लागू होती थी मनसब व्यवस्था। मनसबदार अपने जात और सवार, जात का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत पद क्या है उसका, जैसे कि कोई कांस्टेबल है, कोई ऐसा ये व्यक्तिगत पद हो गया, उसको जात कहा जाता था। सवार का मतलब कितने घुड़सवार आपके पास में होंगे, इसके आधार पर मनसब व्यवस्था बटी होती थी। तो एक केंद्रीकृत और पदानुक्रमित नौकरशाही सेना का निर्माण हुआ। मनसब का अर्थ होता है भाई एक रैंक या पद या स्थान। मनसबदारों को उनकी रैंक के अनुसार वर्गीकृत बांटा जाता, जिसमें 10 से लेकर 7,000 तक के पद होते थे। किसी का 10 मनसब भी हुआ करता था, जो राजकुमार और उच्च अधिकारियों के लिए आरक्षित थे। बड़े जो मनसब थे वो उच्च अधिकारियों के लिए रिजर्व थे। प्रत्येक मनसबदार के पास में 2 पद होते थे, जात जिसे व्यक्तिगत रैंक कहते हैं, और सवार यानी कि घुड़सवार की संख्या कितनी होगी। मनसबदार नागरिक और सैन्य दोनों पदों पर कार्य करते थे और उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता था। सभी अधिकारी सैनिक माने जाते थे और उन्हें युद्ध के समय सैन्य सेवा देनी होती थी। वेतन देख लो भाई, मनसबदारों को नगद या जागीर के रूप में वेतन मिलता था। जागीरदार कौन होते थे, जिनको जागीर वो ज़मीन मिलती थी। सम्राट सैन्य मंत्री की सिफारिश पर मनसबदारों की भर्ती, पदोन्नति यानी कि उनका प्रमोशन या बर्खास्तगी करता था, और यह पर्स वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि अगर बाप है वो मनसबदार है तो ज़रूरी नहीं है बेटा भी मनसबदार होगा, योग्यता होगी तो हो जाएगा। जागीर व्यवस्था क्या होती थी, जागीर व्यवस्था, ये तो मनसब व्यवस्था देखी, जागीर व्यवस्था देखो दिल्ली सल्तनत के शुरुआती सुल्तानों ने इसे शुरू किया और मुगल काल में इसका विशेष महत्व बना। जागीर व्यवस्था का अकबर ने इसको विकसित किया था। जागीर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है स्थान धारक, यानी कि किसकी जगह है ये, वही जागीर होगा। जिसका मतलब राजस्व अधिकार या क्षेत्र होता है, न कि भूमि का स्वामित्व है। देखो जागीर का मतलब क्या होता है, जागीर का मतलब क्षेत्र होता है, और जागीरदार यानी कि जिसकी जागीर होगी। तो इन क्षेत्रों को संभालने वाले अधिकारी जागीरदार कहलाते थे, जो राजस्व वसूला करते थे और सैन्य सेवाएं भी दिया करते थे। यानी कि अगर एक राजा किसी को जागीरदार बनाता था तो उसको जागीर मतलब वो ज़मीन भी देता था, उस पर वो सैनिक वगैरह भी रखा करता था, और कठिन समय आने पर वो राजा को सैन्य सहायता भी देता था। जागीरदार अपने हिस्से का राजस्व लेते थे और शेष शाही खजाने में उसको जमा करते थे। जागीर के कई प्रकार थे, जैसे कि वेतन शर्तों के साथ दी गई जागीर और इनाम यानी कि सेवा मुक्त जागीर होती थी। राजा किसी पर खुश हो जाया करता, वाह बेटे बहुत बढ़िया काम किया है ना, तो भी उसको जागीर दे देता था। और वतन जागीर यानी कि अपने पैतृक क्षेत्र में जागीरें दिया करता था राजा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जागीरों को अक्सर स्थानांतरित किया जाता था, यानी कि किसी जागीरदार की अगर जयपुर में ज़मीन है तो उसको भोपाल में दे दी, भोपाल में उसको जबलपुर में दे दी, ताकि भ्रष्टाचार ना हो। और अमी जैसे अधिकारी इन जागीरों की निगरानी रखते थे। इसने सामंती व्यवस्था को बढ़ावा दिया। सामंती व्यवस्था क्या होती है, जिसमें जो सामंत होता है ना वो किसानों से काम करवाता, सेना भी रखता है, ठीक है, और वो एक टाइम ऐसा आता है राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। सामंत जो होता है वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता है, राजा जब कमज़ोर होता है तो जिससे कि केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हुई। तो मुगलों के पतन में आप ये कारण भी लिख सकते हो, सामंती व्यवस्था बढ़ी। रजिया सुल्तान भाई, रजिया सुल्तान देखो है ना, देखो रजिया सुल्तान है ना भाई, एक नॉर्मल लड़की की तरह, मतलब जो हम सोचते हैं, जो कोई भी मतलब अगर पुराने ख्यालात जो रखता है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां तो कमज़ोर होती हैं, ठीक है, घर गृहस्थी के लिए बनी होती हैं, तो रजिया सुल्तान इन सभी रूढ़ियों को तोड़ती हैं। इन सभी सामाजिक परंपराएं हैं जो घटिया दकियानुशी ख्यालात हैं, उनसे ऊपर उठ करके रजिया सुल्तान है उसका उदय हुआ। रजिया सुल्तान का शासनकाल देखो भाई, 1236 और 1240 के बीच में। दिल्ली सल्तनत की एक पहली महिला शासक थी। वे मध्यकाल भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वे इल्तुतमिश की बेटी थी और गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं। तो इल्तुतमिश, मैंने आपको बताया था कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और गुलाम वंश का ही एक राजा था इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने अपने बेटों को अयोग्य पाकर रजिया को अपना उत्तराधिकार चुना, यानी कि जो रजिया का भाई था ना, किसी काम का नहीं था, तो अपनी बेटी को गद्दी पे बिठा दिया। रजिया एक कुशल योद्धा, तलवारबाजी आती थी, रणनीतिकार थी, युद्ध कैसे लड़ने हैं उन्होंने महिलाओं के पारंपरिक पहनाव को त्याग कर, जिस तरह से महिलाएं जो पर्दे में रहा करती हैं, पीछे बैठती हैं, आगे नहीं आती, उस सब को त्याग करके मतलब आदमियों की तरह कोट भी पहना और टोपी भी पहनी, और दरबार का संचालन भी किया आदमियों की तरह, मर्दों की तरह। उनके शासनकाल का तुर्की अमीरों, देखो 40 का मतलब क्या है, 40 ऐसे अमीर थे जिनको तुर्कान ए चहलगामी कहते हैं। तुर्कान ए चहलगानी ये कौन थे, 40 अमीरों का समूह था।
ये तुर्की थे सारे, ये विरोध करते थे कि कैसे कोई लड़की है वो गद्दी पे बैठ सकती है। हम तो इसके भाई को बिठाना चाहते थे लेकिन इसका भाई निकला नालायक। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के शासन का किसने विरोध किया? तुर्की अमीरों ने विरोध किया। वे एक महिला के अधीन काम करना नहीं चाहते थे। अतः बठिंडा के गवर्नर अल्तुलिया के विद्रोह के बाद रजिया ने उससे शादी कर ली। बठिंडा का गवर्नर था अल्तुलिया, इससे के साथ में शादी कर ली रजिया ने। हालांकि दिल्ली वापस लौटते समय 1240 में हरियाणा में कैथल जिला है, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी जाती है। बताते हैं कि कोई डकैत लुटेरे वगैरह रहे होंगे या फिर षड्यंत्र से भी इनकी हत्या करवा दी जाती है रजिया सुल्तान की, जब वो एक अभियान करके कैथल से दिल्ली आ रही होती है। तो कैथल में इनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये था भाई मेरी तरफ से सॉल्यूशन। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा, है ना। और इतनी देर बोला यार मैंने, पहले तो बात मैंने लिखा है खुद। ठीक है, इसको तैयार करने में एक मेहनत लगता ही है ना। बेस्ट विशेष, पेपर अच्छा जाएगा। इसी वीडियो को 3-4 बार देख लेना और बढ़िया सा कमेंट कर देना एक। ठीक है, और सब्जेक्ट कोड कौन से हैं जिनका आप वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।